पिछले मंगलवार को पोर्टलैंड के एक कैफे में बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं, जिससे कमरा उस ग्रे रोशनी से भर गया जिससे अंदर सब कुछ बनावटी गर्म लग रहा था। मुझे काम करना था। इसके बजाय मैंने एक औरत को चुपचाप एक आदमी की शाम बर्बाद करते देखा, बिना एक भी बुरा शब्द कहे। उसने बड़े गर्व के साथ अपने प्रमोशन के बारे में बताया। उपलब्धियां तोहफों की तरह रखी थीं। उसने सिर हिलाया, इशारे पर मुस्कुराई, और जो उम्मीद थी वो पूछा। एक बेदागन परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाएं हाथ ने उसके कॉफी कप को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। कॉफी 20 मिनट से ठंडी थी। मुझे वो पकड़ पता थी। मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया था। शरीर मौजूद था, दिमाग पहले ही जा चुका था। वह बोर नहीं थी। बोरियत चमकती आंखों, फोन पर नजरों, बचने के तिरछे रास्तों में दिखती थी। यह सब्र था। उसकी जीत की खुशी में उसे जुड़े रहते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने दशकों तक औरतों के ध्यान को गलत समझा था। मुझे लगा था कि सिर हिलाने का मतलब सहमति है, सुनने का मतलब दिलचस्पी है। मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही गलत था। ये कोई चेकलिस्ट या 10 साफ सुथरे नियम नहीं है। ये उन पैटर्न की खोज है जिन पर मैं सालों से घूम रहा था। मंद रोशनी वाले कमरों में, खास रोशनी में, उन पलों में जब मैंने आखिरकार औरतों को समझना बंद कर दिया और लोगों को अलग अलग सर्वाइवल टूल्स के साथ सोशलाइज करते हुए देखना शुरू किया। मैं उस कैफे में अनजान आदमी हुआ करता था। 26 साल की उम्र में एलेना को डेट करते हुए एक शानदार, बिना नींद वाली पब्लिशर। मैं उसकी आधी रात की चिंताओं को इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह लेता था। जॉब का स्ट्रेस, मैं ईमेल ड्राफ्ट करता था। फैमिली टेंशन, नैपकिन पर डायग्राम। मेरा मानना था कि पार्टनरशिप का मतलब है चीजों को ठीक करने के लिए लॉजिक लगाना। वह गुरुवार को चुपचाप चली गई, जैसे आप एक किताब बंद करते हैं जिसे आप जानते हैं कि आप कभी दोबारा नहीं खोलेंगे। मैं हैरान रह गया। मैं बहुत काम का था। 2 साल बाद बोस्टन जाने वाली ट्रेन में मैंने एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे एक थेरेपिस्ट को यह कहानी सुनाई। उसने एक सवाल पूछा जो आज भी मेरे सीने में भारी है। क्या एलेना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहती थी, या वह जानना चाहती थी कि आप उसे उसके अंदर देख सकते हैं? मुझे तब फर्क समझ नहीं आया था। अब मैं समझती हूं। यह बेसिक है। एक बार जब मैंने सॉल्व करना बंद करके देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि औरतें अक्सर एक अनदेखा कॉग्निटिव लोड उठाती हैं, खुद प्रॉब्लम के बारे में नहीं, बल्कि अपनी सोच को वेरीफाई करने के बारे में। एलेना का सुबह 3 बजे जागना कोई सॉल्यूशन की गुहार नहीं थी। यह कंफर्म करने की जरूरत थी कि उसकी एंग्जाइटी असली थी, कि वह पागल नहीं थी, कि उसकी फीलिंग्स को विटनेस मिलना चाहिए। इसे कंफर्मेटरी विटनेसिंग कहो, हालांकि यह शब्द अब बहुत बेकार लगता है। आसान है। कोई कहे, मैं वही देखता हूं जो तुमने देखा, मैं वही महसूस करता हूं जो तुमने महसूस किया, तुम्हारा एक्सपीरियंस मौजूद है। मैंने इसे एक डिनर पार्टी में फिर देखा। माया ने अपनी बहन के साथ एक लड़ाई के बारे में बताया। उसका बॉयफ्रेंड एक्शन आइटम देता रहा, क्या तुमने कोशिश की है? जबकि वह इमोशनल टेक्सचर के चारों ओर घूमती रही, बढ़ती निराशा के साथ कहानी दोहराती रही। फांसी नहीं, शेयर्ड रियलिटी में एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। जब वह यह पहचानने में फेल हो गया कि वह क्या महसूस कर रही है, सहमत नहीं, सॉल्व नहीं, बस मान लिया, तो वह गुस्सा नहीं हुई। वह शांत हो गई। ऐसी शांति जैसे कोई दीवार खड़ी कर रहा हो जबकि आप अभी भी कमरे के अंदर हों। यह गैप उसका नहीं है। यह उन चीजों के बीच है जो कई औरतें मांगती हैं और जिन्हें सुनने के लिए मर्दों को ट्रेन किया जाता है। इमोशनल बातों को टेक्निकल सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट के तौर पर समझा जाता है, जबकि यह अक्सर असलियत का कंफर्मेशन होता है। मैं मौजूद हूं, मेरा अनुभव असली है। क्या आप इसे देख सकते हैं? उस ट्रेन राइड के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया। 6 महीने तक कोई हल नहीं निकला। जब कोई औरत परेशानी बताती तो मैं बस यही पूछता, उस सिचुएशन में कैसा लगता है? जवाब सीधे नहीं होते थे। वे घूमते फिरते होते थे। एहसास, बचपन की यादें, अलग अलग डर। बॉस से झगड़ा उसके पिता की निराशा बन गया। 7 साल की उम्र में उनके कोलोन की महक, जिस तरह से अथॉरिटी हमेशा हावी रहती थी। मैं आखिरकार इमोशनल प्रोसेसिंग का एसोसिएटिव लॉजिक सुन रहा था। ए से भी नहीं, बल्कि ए से नीले रंग से, बचपन की किचन से भी। ईमानदारी से कबूल,
मेरे मन का एक हिस्सा अब भी इसे बेकार समझता है। मेल सोशलाइज्ड हिस्सा, जिसे स्पीड और सीधेपन के लिए इनाम मिलता है, उसे जानबूझकर कंट्रोल करना पड़ता है। एफिशिएंसी यहां मैट्रिक नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि जरूरत एक जाल बन जाती है। पिछले साल मैंने किसी ऐसे इंसान को डेट किया जिसे हर छोटी मोटी दिक्कत के लिए गवाह की जरूरत होती थी। गर्म कॉफी, खराब ट्रैफिक, एक अजीब नजर। मैंने यह किया, अपनी ग्रोथ पर गर्व करते हुए, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उसकी जरूरत में गायब हो रही हूं, अपनी सतह के बिना एक आईना बन रही हूं। तो पैटर्न यह नहीं है कि औरतों को वैलिडेशन की जरूरत होती है। किंडरगार्टन वर्शन, ग्रेजुएट वर्शन। कई औरतों को अंदरूनी सच्चाई की बाहरी पुष्टि पाने के लिए सोशलाइज किया गया है। इससे गहरा कनेक्शन बनता है और डिपेंडेंसी का रिस्क भी। असली स्किल यह समझना है कि कब पुष्टि ग्रोथ को बढ़ावा देती है और कब यह ठहराव को बनाए रखती है। मैं देखे गए पैटर्न के बारे में बता रहा हूं, यूनिवर्सल नहीं। कुछ मर्द इस गवाह बनने के लिए बहुत ज्यादा तरसते हैं। कुछ औरतें पूरी तरह से खुद को सही ठहराती हैं, लेकिन 15 साल तक रिश्तों को देखने के बाद इस जरूरत को जाहिर करने की फ्रीक्वेंसी और सोशल इजाजत जेंडर के हिसाब से काफी अलग होती है। दूसरा पैटर्न ऑस्टिन के एक होटल के एट्रियम में साफ हुआ। देर तक काम करते हुए मैंने एक कपल को खुली खिड़की से बहस करते हुए सुना। उसने प्रेजेंट के बारे में बताया, उसने उसे आर्काइव में खींच लिया। लेकिन तुमने कहा था 3 झगड़े पहले का। उसने अभी की बात बताई। उसने कंटिन्यूटी पर जोर दिया। 40 मिनट तक मैंने सुना, पहले नाराज हुआ, फिर ध्यान से। उसे लगा कि वे वीकेंड के प्लान पर बहस कर रहे हैं। वह हर बिना सलाह लिए गए फैसले पर बहस करती थी, जिसमें यह बहस होती थी कि क्या वह उसके लिए मायने रखती है, जिसमें यह बहस होती थी कि क्या वह बिल्कुल भी मायने रखती है। मैं इसे नैरेटिव कंप्रेशन कहता हूं। प्रेजेंट पूरी हिस्ट्री का एक कंटेनर बन जाता है, स्ट्रेटेजिक नहीं, बल्कि उसका दिमाग कैसे चलता है। प्रेजेंट ट्रिगर से एसोसिएटिव मेमोरी से इमोशन से कॉन्फ्लिक्ट तक। वह ऑस्टिन में नहीं थी, वह हर उस कमरे में थी जहां उसे गायब महसूस हुआ था। मर्दों को समाज में अलग अलग हिस्सों में बांटना, पुरानी बातों को दबाना, झगड़ों को अलग अलग मानना सिखाया जाता है। इसे सुलझाओ। हो गया। मेरे हिसाब से औरतें मिलती जुलती हैं, पैटर्न देखती हैं, कहानी की कंटिन्यूटी बनाए रखती है। गलत नहीं, लेकिन बिना ट्रांसलेशन के मेल नहीं खाती। मेरी बहन और उसके पति के साथ घर का काम एक बड़ा मुद्दा बन गया। उसने काम और घंटे गिनाए। उसने दिमागी बोझ बताया, ध्यान देना, ऑर्केस्ट्रेशन, अलग अलग भाषाएं। जब मैंने उससे पूछा कि ध्यान देना कैसा लगता है, तो वह नहीं बता सका। यह उसके लिए एक अनदेखा बैकग्राउंड था। जब मैंने उससे आज की जरूरत को पैटर्न से अलग करने के लिए कहा, तो ऐसा लगा जैसे सच को काट दिया गया हो। उन्होंने समझौता किया। उसके लिए कामों की लिस्ट, उसके लिए कोई पुराना रेफरेंस नहीं, बिना समझ के शांति। पैटर्न 2। कई औरतें झगड़ों को अलग अलग घटनाओं के तौर पर नहीं, बल्कि एक चल रही कहानी के चैप्टर के तौर पर महसूस करती हैं। जब मर्द हर चैप्टर को एक पूरी किताब की तरह बंद करने की कोशिश करते हैं, तो यह थका देने वाला होता है। मैंने पूछना सीखा है, यह अभी के बारे में है या पैटर्न के बारे में? और दोनों को सच मानती हूं, लेकिन बहुत जल्दी देखने से पहले पूछने पर यह कम हो जाता है। मैं औरतों और मर्दों को कैटेगरी के तौर पर इस्तेमाल करता रहता हूं, हालांकि मैं ग्रुप की खासियतों के बजाय अलग अलग तरह के लोगों में ज्यादा यकीन करता हूं। सोशलाइजेशन से कुछ ऐसी आदतें बनती हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। अगर इसे हल्के में लिया जाए तो अपवादों के लिए विनम्रता के साथ। तीसरे पैटर्न की मुझे सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। लगता है कि एक जैसा नहीं है। 30 साल की उम्र में एक शानदार पागल करने वाली औरत को डेट करते हुए वह स्पेस चाहेगी, फिर मिलने पर दुख देगी। इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहेगी, फिर उससे बोर हो जाएगी। मुझे लगा खेल, कंफ्यूजन, सच अलग अलग हिस्से बोल रहे हैं। ऑन्टोनमी को निगल जाने का डर, अटैचमेंट को छोड़ दिए जाने का डर। दोनों सच एक साथ, जिनका कोई मेल नहीं। इंटरनल फैमिली सिस्टम ने मुझे इसे देखने में मदद की। अलग अलग एजेंडा वाले लोग, कोई एक एक्स नहीं जिसे हल करना हो। कई औरतें मर्दों के मुकाबले उलझन को ज्यादा आराम से पकड़ लेती हैं। प्यार और नाराजगी
एम्बिशन और डर, इंटीमेसी और प्रोटेक्शन। पार्टनर से भी उम्मीद करती हैं कि वे भी इसे पकड़ें, न कि इसे सुलझाएं। मैं पूछूंगा, स्पेस या नजदीकी? जैसे कि एक ने दूसरे को कैंसिल कर दिया हो। बेहतर होगा। तुम्हें दोनों चाहिए। यह मुश्किल है। मैं समझता हूं कि तुम क्यों उलझी हुई हो। खतरा बेहोशी में है। गुस्सा डर को छुपाता है, बुराई इच्छा को छुपाती है। ऐसा व्यवहार जो बाहर से अस्त व्यस्त दिखता है, आदमियों के लिए जाल। इसे स्थिर करने की कोशिश करना, एक सही जवाब ढूंढना। कोई एक जवाब नहीं है। यह तरीका है कंटेनर प्रेजेंस, बिना किसी समाधान के उलझन के साथ रहना। यह थका देने वाला है। कुछ रातों में मेरी उलझन सहने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं सख्त हो जाता हूं। मुझे सादगी चाहिए होती है। मुझे उन पलों पर गर्व नहीं है, लेकिन वे सच्चे हैं। चौथा पैटर्न, कोशिश का दिखना। ब्रुकलिन की एक पार्टी में रेडिएटर से आवाज आ रही थी। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी मुझे परवाह थी, तैयारी करते हुए। 3 लिपस्टिक, सटीक आईलाइनर एंगल। पार्टी में एक अजनबी ने उसके जूतों की तारीफ की। वह खुश हो गई, मैं नहीं। मैंने सोचा था कि सोफिस्टिकेशन का मतलब है जो साफ है उसे नजरअंदाज करना। घर के रास्ते में सन्नाटा। कुछ नहीं, उसने कहा। मतलब सब कुछ। दबाव में आकर उसने मुझसे कहा, मुझे नहीं चाहिए कि तुम सोचो कि मैं सुंदर हूं। मुझे चाहिए कि तुम देखो कि मैंने कोशिश की। आम तारीफ नहीं, मेहनत, पसंद, रिस्क की खास पहचान। कोशिश को गवाह चाहिए। मैंने इसे बहुत ज्यादा टेस्ट किया है। जो तारीफ मिलती है वह नतीजे के पीछे की मेहनत को नोटिस करती है। फिर भी यह कभी कभी बहुत ज्यादा हो सकती है। हर छोटी छोटी बात को मानना जरूरी हो जाता है। नेचुरल ध्यान न देना नजरअंदाज समझा जाता है। इसकी जड़ शायद पुराने समय से नजर न आने वाले औरतों के काम में है। उम्मीद की हुई, बिना किसी ध्यान दिए। इसका तोड़ लगातार तारीफ नहीं बल्कि जिज्ञासा है। मुझे इस पसंद के बारे में बताओ, तुम क्या करने जा रही थी?